नमस्कार। आज का एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। आज का एजेंडा में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की उन तमाम बड़ी खबरों पर जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली हैं। छांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी। यूपी में विधायकों को आईआईटी के प्रोफेसर देंगे एआई की क्लास। पहलगाम हमले के आतंकवादियों की हुई पहचान। एलजी मनोज सिन्हा का यह बयान आया है। इसी के साथ भारत अमेरिका के बीच जल्द हो सकती है ट्रेड डील और यूपी के सभी 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी है। तो देखिए, ये कुछ तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आज का एजेंडा में बात करेंगे। हमारे साथ कुछ संवाददाता भी जुड़ेंगे जो इस पर हमें अधिक जानकारी देंगे। तो चलिए अपनी पहली खबर पर नजर डालते हैं। धर्मांतरण के गोरख धंधे पर यानी छांगुर बाबा के अड्डों पर लगातार एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। इसी कड़ी में आज प्रवर्तन निदेशालय ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। ईडी ने छांगुर बाबा से जुड़े 14 ठिकानों पर रेड की है। ये सभी ठिकाने यूपी और महाराष्ट्र में स्थित है। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए यूपी में 12 और महाराष्ट्र में 2 ठिकानों पर छापेमारी की। इन ठिकानों पर विदेशी फंडिंग, हवाला का पैसा और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी सुबह 5 बजे जारी है, जिसमें ईडी की टीम एक साथ 14 ठिकानों पर जांच पड़ताल कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि फिलहाल ईडी इस बात की जांच कर रही है कि छांगुर बाबा को विदेशों से कब, कितना और किन किन देशों से पैसा आया। जांच में अब तक लगभग 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का पता चला है। तो वहीं छांगुर और नसरीन से और सच उगलवाने और उसके बयानों की सच्चाई का पता करने के लिए एटीएस ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। एटीएस अब दोनों का नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। दरअसल एटीएस सूत्रों के अनुसार दोनों ही सुरक्षा एजेंसियों को भड़काने का काम कर रही है। छांगुर और गीतू को एटीएस ने एनआईए की अदालत से 1 सप्ताह की रिमांड पर लिया था। रिमांड खत्म होने के बाद दोनों को जेल भेजा गया था, लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब एटीएस तलाश रही है। लिहाजा एटीएस दोनों को फिर से रिमांड पर ले जा सकती है। देखिए, दरअसल देखा जाए तो अभी तक कि एटीएस की जो पूछताछ हुई उसमें यह पता चला है कि दोनों ने धर्मांतरण का रैकेट कई जिलों तक फैलाया था। इसी के साथ ये जो जिले हैं उसमें लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, बरेली समेत कई जिलों में उनका जो धर्मांतरण का रैकेट था वो चलता था। वहीं 3000 से अधिक अनुयायियों की मदद से छांगुर ने नेटवर्क का विस्तार भी किया था। विदेशी फंडिंग से इन सभी को जरूरत की हर वो चीज मुहैया कराई जाती थी जो इन्हें जरूरत जिसकी पड़ती थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक से छांगुर ने अभी तक ये नहीं बताया कि उसका आका कौन था, तो इस बात का पता चलना भी बाकी है और किसके आदेश पर वो दुबई जाता था। वहीं नीतू से भी जुड़े कई राज हैं वो सामने आना अभी बाकी है। लिहाजा दोनों को एटीएस फिर से रिमांड पर ले सकती है। तो देखिए, धर्मांतरण के धंधेबाज का आका कौन है इसका पता लगना अभी बाकी है। एटीएस फिर से छांगुर बाबा को रिमांड में ले सकती है। हम आपको बता दें कि छांगुर बाबा को विदेशी फंडिंग भी मिलती थी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेन सिंह जुड़ चुके हैं। रामेन जी, देखा जाए तो छांगुर बाबा के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। अभी ईडी की तरफ से 14 जो उनके ठिकाने हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आया है? की थी और नसरीन से पूछताछ की थी, उसमें जो सूचनाएं सामने आई हैं वो एटीएस ने रिपोर्ट ईडी के साथ साझा की थी। उसमें एटीएस ने बताया कि ये हमको तथ्य मिले हैं और इस पर ईडी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन अभी आ रहा है। लेकिन विदेश में जो खाते हैं, जो हवाला के जरिए पैसे आया है, वो जब कैलकुलेट होगा तो ये राशि इससे बड़ी होगी। तो 100 करोड़ रुपए कौन दे रहा था, पैसा कहाँ से आता, दुबई के कौन लोग हैं जो उनके पीछे खड़े हैं और किस तरीके से पूरा नेटवर्क चल रहा है। एक जो गवाह थे उनको कल पीटा गया है। इनके बाबा क्या कहा जाएगा तो गलत आदमी है, उसको पीटा गया है और उसका भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो बलरामपुर, पीलीभीत, बस्ती, कुशीनगर या बॉर्डर के इलाके, इन सब को 7-8 जनपद में नेटवर्क था और उद्देश्य ये था कि मैक्सिमम लोगों का कन्वर्जन कराया जाए। 1500 लोगों के साथ खड़ा किया था जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे। कार्रवाई करेंगे 5:15 बजे से सारी टीमें जा रहे हैं
ये जांच लगातार आगे बढ़ेगी, पूरी जब तथ्य आएंगे तब समझ में आएगा कि छांगुर ने क्या क्या खेल किया है बरखा। बिल्कुल रामीन जी, इसी के साथ छांगुर बाबा का एक ये जो चीज है वो अभी तक नहीं खुलकर आई है कि वो उनके आका कौन थे और वो दुबई बार बार क्यों जा रहे थे। क्या इसकी भी जांच पड़ताल अभी जारी है? देखिए बरखा, अब पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है कि ये केवल छांगुर जैसे एक व्यक्ति की बात नहीं है। ऐसे कितने नेटवर्क हैं कई जगह पर। कल भी हम देख रहे थे कुछ किसी और जिले से स्टोरीज थी कि वहां धर्मांतरण कराया जा रहा है। यहाँ तक कि अयोध्या में सारा काम चल रहा है। तो जो पूरा नेक्सस से काम कर रहा है कि राष्ट्र विरोधी नेक्सस है, तो धर्मांतरण नहीं है। आप डेमोग्राफी चेंज करने की बात करो तो पूरा जो नेक्सस है, इसके कौन लोग पीछे है, दुनिया के कौन ताकतें हैं जो फंडिंग कर रहे हैं इसके लिए, वो सारा खंगाला जाएगा और सारी चीजें सामने आएंगी क्योंकि पूरी संस्थाएं, पूरी एजेंसियां इस जांच में लगी हुई है बरखा। बिल्कुल रामीन जी, इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आप कह रहे हैं कि एक पूरा रैकेट चल रहा है, जिन जिन जिलों से ये खबरें सामने आई हैं खासकर धर्मांतरण की, वहां पर स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए बरखा, स्थानीय प्रशासन का हाल तो आप छांगुर वाले मामले में देख लीजिए कि एडीएम का जिक्र आ रहा है, सीओ का जिक्र आ रहा है। ऐसा दरोगा था कि जिसको ये कह देते थे उसको बंद कर देते थे। तो जो फंडिंग है वो वहाँ खर्च होती है। दूसरा क्या है कि ये ऐसे जैसे ये लोग हैं, अगर इनको प्रशासन ने पहले ही दबाया होता तो इतने बड़े पैमाने पर ना होते। जाहिर है कि राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप इनके खिलाफ नहीं कर पाए रहा है, मतलब पीठ पर हाथ रहा है, जिस कारण नेक्सस बढ़ा हुआ है। तो उन लोगों के भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ऐसे किसी आदमी को बचने नहीं देंगे और पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो नेक्सस है, नेटवर्क है, जल्दी ही टूटेगा बरखा। बिल्कुल रामीन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें मार गिराया जाएगा। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर घाटी में शांति भंग करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि हमले को अंजाम देने वालों की पहचान कर ली गई है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब उनका जिंदा रहना मुश्किल है। अच्छी खबर जरूर आएगी, लेकिन कोई निश्चित तारीख बताना उचित नहीं होगा। बता दें कि कश्मीर घाटी के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए एक हमले में आतंकवादियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमले में जान गंवाने वाले लोगों में अधिकतर पर्यटक थे। वहीं हम आपको बता दें कि देखिए, जम्मू कश्मीर के एलजी ने यह बयान दिया है कि उन आतंकवादियों की अब पहचान हो गई और उन पर जल्द से कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वीएन भट्ट जुड़ चुके हैं। वीएन भट्ट जी, देखा जाए पहलगाम हमले को लगभग 3 महीना हो गया है, ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया कहीं ना कहीं। अब ये जब खबर आ रही है कि जो आतंकवादी थे जिन्होंने ये भयावह हरकत की थी, उनको पहचान लिया गया और उन पर कार्रवाई होगी, कितनी बड़ी जीत आप ये मानते हैं भारत के लिए? गवर्नर मनोज सिन्हा का जो बयान है वो बहुत ही तार्किक, बहुत ही लॉजिकल है। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के बाद भारत ने ये पाकिस्तान को साफ बता दिया कि अब ऐसी आतंकवादी हरकत होगी तो उसकी कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंस दोनों होंगे। आपको लागत भी उसकी अदा करनी होगी, उसके दुष्परिणाम भी भुगतने होंगे। और अगर आपको याद हो, 22 अप्रैल को घटना हुई थी और 24 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मधुबनी जिले बिहार के झांझरपुर में एक सभा को एड्रेस करते हुए बहुत साफ शब्दों में कहा था, जिसका मतलब ये है कि भारत अब सामरिक संयम यानी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की नीति पर नहीं चलेगा। अब भारत जो है ऑफेंसिव मुद्रा में आएगा। और पीएम ने साफ कहा था कि वी विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एंड देयर बैकर्स। और पीएम ने, अगर आपको याद हो, पीएम ने अब का भाषण तो हिंदी में हो रहा था, लेकिन उन्होंने बीच में इन शब्दों को जब उन्होंने कहा तो उन्होंने 4 लाइनें अंग्रेजी में बोली और पीएम ने यहां तक कहा था कि हम उनको धरती के अंतिम छोर तक उनको परस्यू करेंगे और जो दंड होगा दैट विल बी बियॉन्ड दियर इमेजिनेशन, उनकी कल्पना से अधिक होगा। तो जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितना सटीक, जितना प्रिसाइज और जितना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, 1 महीने तो पाकिस्तान और जो अमेरिका और यूरोप का जो मीडिया है, जो लेफ्टिस्ट मीडिया है, वो उसने पाकिस्तान का नैरेटिव चलाया।
लेकिन 13 जून को जब जब इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, तब दुनिया की आंखें खुली और पूरी दुनिया ने इसकी पड़ताल की। और ये पूरे पूरे पश्चिम ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा जैसा सफल ऑपरेशन एयरफोर्स द्वारा, मिसाइल द्वारा विश्व में आज तक कहीं नहीं हुआ। और जैसा कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा है, जी। भारत केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था। भारत 3 मोर्चों पे लड़ रहा था। पाकिस्तान था, टर्की था, चाइना था। चाइना ने रियल टाइम इंटेलिजेंस पाकिस्तान को उपलब्ध कराया था। तो इस सारे संदर्भ में देखें तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो अब तक कार्रवाई की है और जितना इस जानकारी जुटाई है, जी। तो पहलगाम के जो भी आतंकवादी या जो भी कल्प्रिट थे, वो जल्दी पुलिस की पकड़ में होंगे। सुरक्षा एजेंसियों उनको दबोचेंगी। मनोज सिन्हा बहुत ही लॉजिकल बात कह रहे हैं। बिल्कुल वेन भट्ट जी, देखा जाए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, जैसे आपने उसका भी जिक्र किया, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और अब जैसे कि जो आतंकवादी उनकी पहचान हो चुकी है, कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि भारत अब लॉन्ग टर्म अटैकिंग मोड पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान की ओर से ये भी कहा जाता था कि ये जो पहलगाम की घटना है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यानी भारत ने हमला खुद करवाया है और हमको इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन अब इस तरह की कोई बहानेबाजी कि साहब हमसे क्या मतलब, ये तो द रेजिस्टेंस फ्रंट है या लश्कर तैयबा है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये बहुत साफ कहा था कि नॉन स्टेट एक्टर हो या स्टेट एक्टर हो, ये नहीं चलेगा। जिस देश से ये आतंकवादी घटना प्रायोजित की गई है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत में हो रहा है, जिस देश के भी वो आतंकवादी होंगे, उस देश की सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। और हम उन आतंकवादियों में, उस देश की सरकार में कोई अंतर हम नहीं मानेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर अप्रैल में ही बहुत स्पष्ट कह चुके हैं और भारत इसी नीति पर कायम है। और ऑपरेशन सिंदूर को सस्पेंड नहीं किया गया है, खत्म नहीं किया गया, केवल पॉज किया गया है, उसको रोका गया है। यदि अगर कोई ऐसी घटना दोबारा होती है, तो इससे बड़ी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान हो या कोई अन्य हॉस्टाइल पावर हो, उसको इसका दुष्परिणाम अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल वेन भट्ट जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार डिजिटली सेवाएं गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने एआई की अहमियत को समझते हुए गांव के स्तर के उद्यमियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुफ्त ट्रेनिंग देने का फैसला लिया है। यानी जन सेवा केंद्र चलाने वाले 5.5 लाख से ज्यादा ग्रामीण उद्यमियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इस मिशन के तहत देश भर में कुल 10 लाख लोगों को एआई के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। बता दें कि सरकार की इस कोशिश से गांव में डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा वीएलईज की स्किल्स में भी सुधार होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी गांव तक पहुंचेंगे। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुफ्त ट्रेनिंग के जरिए भारत सरकार गांव में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना चाहती है। वहीं अब यूपी सरकार ने भी एआई ट्रेनिंग से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। हम आपको बता दें कि यूपी के विधायकों को भी अब एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। आईआईटी के प्रोफेसर विधायकों को एआई की क्लास देंगे। तो देखिए, विधायकों को भी अब एआई की क्लासेस आईआईटी के प्रोफेसर से मिलेगी। यूपी सरकार विधायकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी देगी। वहीं ये बात भी सामने आ रही है कि ये ट्रेनिंग विधायकों के कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए की जा रही है। तो देखिए, आईआईटी के प्रोफेसर अब विधायकों को ट्रेनिंग देंगे। मॉनसून सत्र के दौरान विधायकों के लिए ट्रेनिंग का स्पेशल सेशन भी होगा। तो देखिए, एआई पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ अनूप मिश्रा जुड़ चुके हैं। अनूप जी, देखा जाए तो सरकार अब एआई को बहुत प्राथमिकता दे रही है ग्रामीण लेवल पर भी, और अब विधायकों को भी एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। कितना जरूरी मानते हैं आप आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ रखना? बहुत जरूरी है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समझ है वो बढ़नी चाहिए, डिजिटल लिटरेसी बढ़नी चाहिए।
और इसके साथ जब हम एआई को प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियसली सरकार का उद्देश्य ये भी होगा कि जो डिजिटल लिटरेसी है उस पर भी फोकस इनका बढ़ाया जा सके, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी देश के अंदर बहुत कम है अभी आज की डेट में। और इससे बहुत मतलब बिजनेस को बढ़ाने के साथ, जानकारी बढ़ाने के साथ, जो आजकल साइबर फ्रॉड्स और स्कैम्स हो रहे हैं उस पर भी लोगों की जानकारी बढ़ेगी और इससे उसको रोकथाम करने पे भी मदद मिलेगी। व्यापार तो अलग चीज है और शिक्षा है, मेडिकल है, हेल्थ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, गवर्नेंस है, जिसपे एआई का इस्तेमाल जो है डेफिनेटली बहुत टाइम सेविंग होगा। और जो नीतियां रणनीतियां बनाने में बहुत समय लगते थे, जो स्टैटिक्स को कैलकुलेट करने में बहुत समय लगते थे, उस समय को एआई के माध्यम से बहुत मिनिमाइज किया जा सकता है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और जिसके बहुत सुखद रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। तो एआई को अगर सरकार प्रमोट कर रही है तो बहुत स्वागतपूर्ण कदम है। इस पे हम सभी लोग को इसका स्वागत करना चाहिए और डेफिनेटली इसके बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे। बिल्कुल अनूप जी, देखा जाए तो गांव में जहां पर जो युवा हैं, कई ऐसे युवा हैं जिनके पास प्रतिभा तो है लेकिन संसाधन नहीं है, कहीं ना कहीं ये जो पहल है कहीं ना कहीं उनको एक नई दिशा प्रदान करेगी। या डेफिनेटली इसमें मतलब कोई दो राय नहीं हो सकती कि इसमें बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी। आने वाला युग जो है एआई का है और भारत अगर इस चीज को अभी से स्टेप इन कर लेगा, क्योंकि अभी तो बहुत पहला बेबी स्टेप्स हैं एआई के जो हम लोग भी देख रहे हैं तमाम टूल्स और विधियों के माध्यम से कि एआई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अभी तो कंटेंट के क्षेत्र में, वीडियो के क्षेत्र में, वॉइस के क्षेत्र में, तो सिनेमा के क्षेत्र में, हर जगह तो अब एआई काम करना शुरू कर चुका है। लेकिन अगर हम आज इसकी तैयारी करते हैं और गांव के लेवल पे तैयारी शुरू अगर हो जा रही है, शहरों कस्बों के लेवल पे तैयारी शुरू हो जा रही है, तो आने वाले विश्व में जब विश्व में इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसके लोग बढ़ेंगे, इसके जानकार लोगों की आवश्यकता होगी, तो डेफिनेटली भारत एक सशक्त रूप से खड़ा होगा वहां पर इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो डेफिनेटली ये बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार ले रही हो, चाहे भारत सरकार ले रही हो, ये बिल्कुल स्वागत पूर्ण योग। बिल्कुल अनूप जी, और देखिए जिस तरह से आपने कहा कि अभी जो एआई का यूज है वो सिर्फ अभी कंटेंट लेवल पर हो रहा है, लेकिन जिस तरह से एआई को बढ़ावा दिया जा रहा है ग्रामीण लेवल पर, कहीं ना कहीं हम ये भी देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी एआई की जो स्टार्टअप्स है वो खुलते हुए नजर आ सकते हैं भविष्य में। बिल्कुल बिल्कुल, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो एआई स्टार्टअप्स होंगे वो डेफिनेटली एग्रीकल्चर फील्ड के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, साथ में एजुकेशन पे बहुत फोकस्ड होंगे। और जो इस तरह के जो स्टैटिक्स बनाने वाले जो सरकारी लोग हैं, जो तंत्र हैं, रिसर्च एजेंसीज हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डेटा सर्वेज वगैरह पे काम करती है, जिन डेटास को काम कलेक्ट करना, उसको यूज करना, उसको एक फिगर तक लेके आने में जो सालों का समय लगता था, महीनों का समय लगता था, एआई के इस्तेमाल से उन फिगर्स को लाने में हो सकता है कि घंटों या मिनटों में ये चीज संभव हो और हमारे सामने एकदम रियल स्टैटिक्स दिखाई देंगे। तो ये बहुत यूजफुल होने वाला है और ये बहुत ही मतलब पावरफुल स्टेप है सरकार का और बहुत दूरगामी सोच के साथ ही ये, तो डेफिनेटली इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल अनूप जी, देखिए एआई का तो इस्तेमाल बहुत जरूरी है और भविष्य तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही निर्भर है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर एक फिर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ जल्द ही एक नया व्यापार समझौता होने की उम्मीद है। उन्होंने शायद जोड़ते हुए कहा कि वर्तमान में अमेरिका भारत के साथ बातचीत कर रहा है। बता दें कि ट्रंप अमेरिका में आय के स्रोत बढ़ाने के लिए टैरिफ पर जोर दे रहा है। इसे लेकर वो कई देशों को टैरिफ लेटर भी भेज चुका है। तो देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में भविष्य में शायद ट्रेड डील हो सकती है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। तो देखिए, ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। Hundreds of billions of dollars, and the tariffs really haven't kicked in that much other than automobiles and steel. August 1st is a big day. August 1st is when very substantial money comes into our country. We've made deals with a lot of great places, but we had one yesterday, that was announced. We have another one coming up, maybe with India. I don't know. We're in negotiation. When I send out a letter, that's a deal. In other words, that's a deal. They don't want to ever say that. Oh, how many deals have you made?
the best deal we can make is to send out a letter. तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एमके अग्रवाल जुड़ चुके हैं। एमके अग्रवाल जी, देखिए, अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि शायद वो भारत के साथ भविष्य में ट्रेड डील करेगा। बार बार शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर ये ट्रेड डील होती तो इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा और इस ट्रेड डील को आप कैसे देखेंगे? के माध्यम से, टैरिफ के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता है और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को सुधारना चाहता है। ये ध्यान रखना होगा, किसी के साथ भी ट्रेड समझौता होगा, आर्म ट्विस्टिंग से नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यापार जब तक दोनों के लिए लाभप्रद नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। ये चीज ट्रम्प साहब को समझनी चाहिए। दूसरा, उनकी आर्थिक कमजोरी जो अपनी अंदरूनी है उसकी भरपाई दूसरा राष्ट्र क्यों करेगा, ये भी एक चिंता की बात है। और ठीक है, उन्होंने इंडोनेशिया का जिक्र किया और इंडोनेशिया को जरूरत रही होगी बोइंग खरीदने की या एनर्जी इक्विपमेंट्स खरीदने की, वहां से जरूरत रही होगी तो $20 बिलियन का, अरब डॉलर का समझौता भी हुआ है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम इसको विस्तारित करते हैं तो हम कह सकते हैं, देखिए, भारत अपने मूल से समझौता नहीं कर सकता है। वो क्या है, कृषि को वो बलि नहीं चढ़ा सकता है, बिल्कुल, या इसी प्रकार से एनिमल हस्बेंड्री को बलि नहीं चढ़ा सकता है। और भारत उभरता हुआ राष्ट्र है, आर्थिक रूप से भी, अदरवाइज भी है। तो मुझे लगता है ट्रम्प साहब को इंडोनेशिया और भारत की बराबरी मुझे नहीं लगता वो करेंगे। और वो समझ भी रहे हैं कि भारत का आज जियो पॉलिटिक्स में क्या अहमियत है, भारत की ग्लोबल इकोनॉमी में क्या महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है जो ट्रेड डील होगी वो ऐसा नहीं एक तरफा होगी, भारत के हितों का भारत पूरी तरह से अपना संरक्षण करके ही ये ट्रेड डील करेगा। बिल्कुल एमके अग्रवाल जी, वैसे तो फिलहाल अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन देखिए, भारत मेक इन इंडिया पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। कहीं ना कहीं अगर अमेरिका की कंपनियां भारत के बाजारों में आती है तो इससे भारतीय बाजारों पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ आप देख सकते हैं। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि उसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन भारत उसका पूरा जो है गुणा भाग करके ही आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार से अपने कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब एक राउंड वहां वार्ता करके आए थे और उसको वहीं छोड़ ही आए थे क्योंकि वो बहुत अपने अनुकूल नहीं था। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर है, वो भारत को चाहता है, क्योंकि भारत दुनिया का इतना बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ के लोगों का आबादी वाला मार्केट है। यहाँ महत्वाकांक्षी गरीबी कम हुई है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, लोगों की आय तेजी से बढ़ रही है, तो इसको वो कैपिटलाइज करना चाहता है। लेकिन भारत अपने को कुर्बान नहीं करेगा और ट्रम्प साहब इसीलिए शायद लगा रहे हैं कि उनके हिसाब से पूरी तरह से, देखिए, इंडोनेशिया की हम बराबरी नहीं कर रहे, यूरोपियन यूनियन की बराबरी नहीं कर रहे, लेकिन जो भारत की बराबरी करे, भारत कुछ क्षेत्रों में चाहता भी है कि एमएनसीज आए, लेकिन कब मेक इन इंडिया को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, हम अपने कृषि क्षेत्र को एक नवाचार के माध्यम से आगे बढ़ाते रहेंगे, उसको हम किसी के लिए ओपन नहीं कर सकते। बिल्कुल एमके अग्रवाल जी, लेकिन अगर देखा जाए इसका एक और पहलू भी है कि क्या भविष्य में अगर ऐसी कंपनियां आती है तो रोजगार के अवसर युवाओं के लिए और बढ़ेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर वहां अगर यहाँ निवेश होगा तो बढ़ेगा, लेकिन अब भारत खाली यही नहीं है कि बाहर की कंपनियां आए और केवल रोजगार मिले। अब भारत ये भी चाहता है कि अपनी प्रौद्योगिकी को विकसित करके अपने नवाचार के माध्यम से भारत को और तेजी से विकसित किया जाए, क्योंकि अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर और 2047 तक विकसित भारत एक हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी संभव होगा हम करेंगे, भले कि उसको हम, ऐसा नहीं कि विदेशों से हमने पूरे तरह से अलग कर रखा है, नहीं, बहुत तेजी से हमारे संबंध है। लेकिन अगर कोई सोचे आर्म ट्विस्टिंग, तो मुझे नहीं लगता आज के समय में भारत आर्म ट्विस्टिंग वाली स्टेज में है। बिल्कुल बिल्कुल एमके अग्रवाल जी, देखिए, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या अमेरिका और भारत के बीच में भविष्य में कोई ट्रेड होता है या नहीं। वैसे इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। मॉनसून ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग ने सभी 75 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। 17 जुलाई की सुबह से 18 जुलाई की सुबह तक मध्य और पूर्वी यूपी के साथ बुंदेलखंड में भारी से
बहुत भारी वर्षा हो सकती है। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, झांसी और ललितपुर जैसे जिले विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के लगभग सभी जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का भी व्यापक अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। तो देखिए 75 जिलों में, यूपी के 75 जिलों में देखिए बारिश का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया। हम आपको कुछ विजुअल्स दिखाते हैं। देखिए प्रयागराज, नमो घाट, वाराणसी में, हमीरपुर में, प्रयागराज में और गाजीपुर में किस तरह से बारिश का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। पूरी नदियां उफान पर हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं नमो घाट पूरी तरह से प्रभावित हुआ है बारिश की वजह से। हमीरपुर का भी नजारा आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश की चपेट में हमीरपुर आ गया है। प्रयागराज की भी आप देख सकते हैं नदियां उफान पर हैं। गाजीपुर में भी आप देख सकते हैं किस तरह से पानी जमीन के ऊपर तक पहुंच गया है और किस तरह से जनजीवन इस बारिश की वजह से प्रभावित हो गया। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस जलमग्न व्यवस्था को देखते हुए। वहीं हम आपको बता दें कि बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर में सबसे ज्यादा भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार है। सोनभद्र, मिर्जापुर, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर में भी बारिश की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज ये कुछ जिले हैं जिन पर तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ उमा शंकर जी जुड़ चुके हैं। उमा शंकर जी, देखिए यूपी के 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, कहीं कहीं पर ऑरेंज अलर्ट भी है। कैसे देखते हैं आप इसे? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान आया है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है बारिश का? देखिए बरखा जी, आपको बता दें कि प्रयागराज जिले में जो है क्या कहते हैं बारिश कल रात से ही हो रही है। रात में जो है भोर में कुछ 1 घंटे के लिए रुकावट हुआ था, लेकिन सुबह से भोर से ही बारिश से लगातार हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जल स्तर की बात करें तो कल जो है क्या कहते हैं लेटे हनुमान, जिसे कोतवाल कहा जाता है, बजरंगबली स्नान कर लिए हैं। हर वर्ष यानी कि बजरंगबली को स्नान जब तक गंगा मैया नहीं करा लेती हैं तब तक वो नहीं माना जाता है और शुभ माना जाता है। अगर बजरंगबली स्नान करा देती हैं तो तब जो है देश और प्रदेश में सुख और शांति रहता है। जिस वर्ष बजरंगबली स्नान नहीं कर पाते हैं उस वर्ष जो है कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तमाम प्रकोप आते हैं, वो आते हैं। इस तरीके से जो है क्या कहते हैं देखा जाए तो बजरंगबली भी स्नान कर लिए हैं और निचले इलाके में जो है क्या कहते हैं बाढ़ से वो हो गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और निचले बस्तियों को खाली कराया जा रहा है, चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। राहत कार्य, बचाव कार्य के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है प्रशासन ने। इस तरीके से जो है सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से तमाम जो है सावधानियां बरती जा रही हैं, किसी तरीके से लोगों को बिल्कुल उमा शंकर जी देखा जाए तो देखिए बारिश का जो असर है वो जनजीवन पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उमा शंकर जी बिल्कुल, उमा शंकर जी देखिए बारिश का जो असर है वो जनजीवन पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए नदियां उफान पर है, कितने खतरे के ऊपर आप देख सकते हैं और इससे जनजीवन कितना प्रभावित हुआ है। खासकर देखिए लोगों को स्कूल भी जाना होता है, ऑफिस भी जाना पड़ता है, इसका असर कितना पड़ रहा है जिले में? देखिए आपको बरखा जी बता दें कि विद्यालय जो है अगर इसी तरीके से आज जिस तरीके से सुबह भोर से ही बरसात हो रही है प्रयागराज जिले में, निकलने का नाम नहीं ले रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, रोड पे पानी निकल रहा है और जल स्तर भी जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे जिला प्रशासन भी अलर्ट कर दिया है। हो सकता है कई जिलों के जो है बरसात की वजह से विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। अगर आज बरसात होती रही दिन भर तो जिला प्रशासन अलर्ट जारी करके विद्यालयों को बंद कर देगा। जी बरखा जी। बिल्कुल उमाशंकर जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का एजेंडा में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।